जनता नेताओं को चुनती है, उसके बाद फिर नेता सरकार बनाते हैं। सरकार बनने के बाद जब उनका कार्यकाल पूरा होता है 5 साल का, तो उसके बाद वो दोबारा जनता की अदालत में जाते हैं और फिर जनता अपना फैसला सुनाती है कि पिछले साल आपने क्या किया। इस बार जब फिर चुनाव आया, लोकसभा का चुनाव आया, टैगलाइन थी अब की बार भाजपा सरकार नहीं थी, टैगलाइन थी अब की बार मोदी सरकार, यानी कि मोदी पार्टी से बड़े हो चुके थे। इस तरह की बात कही जा रही थी कि अब की बार मोदी सरकार, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाजपा सरकार नहीं आई, एनडीए की सरकार बन सकती है। एनडीए के जो घटक दल थे या कुछ नए दल थे वो उनके साथ शामिल हो रहे हैं और शामिल होने के बाद एनडीए की सरकार बन सकती है। इसीलिए राजनीति में कहा जाता है कि कभी भी कोई नेता सर्वश्रेष्ठ नहीं होता, पार्टी सर्वश्रेष्ठ होती है। क्या खास बातें रहीं, क्या चुनावी मुद्दे रहे जिससे सरकार इस बार उतनी पावरफुल नहीं आ सकी जितने की उम्मीद थी? क्या मोदी जी का वो जादू था कम हुआ? नहीं हुआ। मोदी मैजिक चलता रहा। मोदी जी के सहारे जो सीटें जीती जा सकती थी वो भाजपा ने जीती, लेकिन जिन बातों के ऊपर भाजपा ने आंखों पे पट्टी बांध ली थी वहां भाजपा को नुकसान उठाना पड़ा, बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। मेन क्या बातें हैं, क्या है, इस पे ही हमारी चर्चा जारी रहेगी। लेकिन इनके बीच में एक बार फिर हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमने पिछले 2 वीडियो बनाए थे चुनाव के दौरान, एक एग्जिट पोल से पहले, और कहा था कि उत्तर प्रदेश में इन 20 से 25 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ सकता है। एग्जिट पोल आया, उसके बाद फिर हमने वीडियो जारी किया और हमने कहा कि जो दिल्ली में बैठ के ये एग्जिट पोल जारी किया गया है उस पर भरोसा नहीं है, क्योंकि हम लोग जनता के बीच में गए थे, जनता की बातें सुन रहे थे, जो माहौल बन रहा था उसका ठीक से अध्ययन कर रहे थे। और एग्जिट पोल के दूसरे दिन फिर हम लोगों ने कहा था कि नहीं, इन सीटों पे भाजपा को हारना पड़ सकता है, और अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हारती है तो फिर दिल्ली का रास्ता बहुत मुश्किल होगा। और वही हो रहा है कि दिल्ली का जो रास्ता भाजपा ने चुना है काबिज होने का, काबिज तो होगी सरकार, लेकिन उस तरीके के मनमानी फैसले लेने में बहुत सारी मुश्किलें पैदा होंगी, रोड़े पैदा होंगे, क्योंकि उनके दाईं तरफ बैठे होंगे चंद्रबाबू नायडू और बाईं तरफ बैठे होंगे नीतीश कुमार। ये जो दोनों तरफ ये लोग बैठे होंगे ये खासी मुश्किलें पैदा करेंगे अगर सरकार में वो पूरी तरीके से शामिल रहते हैं, साथ रहते हैं तो। लेकिन क्या खास मुद्दे रहे, भाजपा किस वजह से अपना रास्ता भटक गई, सबसे पहले चर्चा करते हैं उन पर। कल जब चुनावी नतीजे आए उसके बाद प्रधानमंत्री अपना भाषण देने के लिए खड़े हुए, तो आप सब ने अगर उस पर ध्यान दिया होगा तो जो पूरे चुनाव के दौरान चल रहा था, जब भी मोदी जी किसी सभा में पहुंचते थे कि मोदी जी जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, गुस्सा था या उत्तर भारतीयों के खिलाफ कुछ नाराजगी थी, मोदी जी ने एक बार भी जय श्री राम नहीं कहा और उन्होंने नारा दिया कि जय जगन्नाथ, यानी कि उड़ीसा में सरकार बन रही है, उड़ीसा में जीत हासिल की है, उड़ीसा में छा गए हैं। लेकिन वो उत्तर प्रदेश जिसने 2 बार उनकी सरकार बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, उस उत्तर प्रदेश में, उस अयोध्या में जिसमें राम मंदिर का निर्माण हुआ था, कहा जा रहा था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये नारा दिया था, एक कवित्री है उन्होंने चलाया था, उसके बाद बिल्कुल आम हो गया था। हालांकि बहुत सारे बड़े लोग कह रहे थे, हिंदुत्व के जो बड़े चेहरे थे वो भी कह रहे थे कि कभी कोई भगवान को नहीं ला सकता, ये गलतफहमी लोगों को होती है, भगवान स्वयं अपना रास्ता चुनते हैं। लेकिन फिर भी ये सब चुनाव के दौरान होता रहा और उसी अयोध्या से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले अयोध्या की सीट हार कर एक बड़ा संदेश गया है। क्यों हारी अयोध्या की सीट, इस पर भी बहुत सारी बातें करें। एक तो कहा जा रहा है कि संघ से थोड़ी दूरी थी, संघ का और भाजपा का जो साथ है वो चोली दामन का उनका साथ है, लेकिन इस बार उस तरीके से मदद नहीं ली गई। चुनाव के दौरान संघ और भाजपा के बीच में थोड़ी सी दूरी दिखाई दे रही थी। अयोध्या में लल्लू सिंह 2 बार से सांसद थे और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जादू के चलते थे। उनकी खुद की व्यक्तिगत छवि बिल्कुल अच्छी नहीं थी, जनता में नाराजगी थी, लोग कह रहे थे, संगठन के लोग कह रहे थे, भाजपा के कार्यकर्ता कह रहे थे कि इनका टिकट बदल देना चाहिए। लेकिन मंदिर निर्माण के बाद भाजपा को लगा कि यहाँ से तो आंधी चलेगी, इसलिए टिकट नहीं बदलते हैं, लेकिन उसका नुकसान उठाना पड़ा। वहीं
समाजवादी पार्टी ने बड़े दिमाग से यहाँ प्रत्याशी उतारा था। अवधेश प्रसाद को, जो कि 9 बार के जो है विधायक हैं, 6 बार वो उत्तर प्रदेश में मंत्री रह चुके हैं, 79 ईयर्स ओल्ड उनकी एज थी, लेकिन वो जानते थे कि ये पासी समाज से आते हैं, और अगर पासी समाज ठीक से लग गया तो एक बड़ा बदलाव होगा। हालांकि अवधेश प्रसाद ने इस बार नारा भी दिया था कि ना अयोध्या ना काशी, इस बार अयोध्या में पासी। मतलब उनका मतलब था कि वो धार्मिक मुद्दा नहीं चलेगा, मंडल पे कमंडल भारी पड़ेगा, और जो जातीय ध्रुवीकरण के में फंसाया तो भारतीय जनता पार्टी अपने ही पोल में गोल खा बैठी। अयोध्या के हारने से एक बड़ा मैसेज जा रहा है, बहुत बड़ा मैसेज है कि भारतीय जनता पार्टी जिसके सहारे चुनाव लड़ रही थी, हालांकि वो 10 साल सत्ता में थे, बहुत सारे मुद्दे थे जिन पर भाजपा चुनाव लड़ सकती थी, लेकिन राम मंदिर को कैश कराने की कोशिश की। हालांकि वोट मिले, बहुत फायदा हुआ, लेकिन उतना प्रभाव नहीं हो सका जितने की उम्मीद भाजपा ने की थी। यही वजह है कि अयोध्या में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। अब मोदी जी की बात कर ली जाए, कल हम लोग भी जब मतगणना में बैठे हुए थे, टेलीविजन के ऊपर भी देख रहे थे, और स्क्रीन के ऊपर जब पहले 2 चरण में आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले 2 चरण में चुनाव में पीछे हैं, बहुत हलचल मच गई वहां पे एकदम से कि अगर प्रधानमंत्री पीछे हो सकते हैं तो फिर उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ गड़बड़ी होने जा रही है, जिसका अनुमान किसी ने नहीं लगाया है। एग्जिट पोल की तो हम बात ही नहीं करते हैं, और सारे लोगों ने जो कुछ सोचा था वो उत्तर प्रदेश में होने नहीं जा रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री धीरे धीरे फिर बढ़ते गए और उन्होंने चुनाव 1.5 लाख से जीता, लेकिन ये मार्जिन बहुत ही कम था, बहुत ज़्यादा कम था। 5 लाख की बात कही जा रही थी कि 5 लाख से जीतेंगे, लेकिन वहाँ बमुश्किल 1.5 लाख से जीत पाए प्रधानमंत्री। यानी कि अजय राय जिस वजह से चुनाव लड़े थे कि मार्जिन कम करेंगे, यही हमारी जीत होगी, और उस तरीके से तो अजय राय कामयाब हुए। टाइगर जिंदा है। जी हाँ, हम बात करेंगे राहुल गांधी की। 2014 में जब मोदी करिश्मा शुरू हुआ तब बुरी तरीके से परास्त हो गई थी कांग्रेस। उसके बाद 2019 और बीच के जो स्टेट के इलेक्शन थे, बहुत कायदे से धुला था, और एक टाइम लगने लगा था कि जो भाजपा का नारा है कांग्रेस मुक्त भारत, तो वही होने जा रहा है। कांग्रेस सब जो है अब बिल्कुल अपनी प्रतिष्ठा खो ही चुकी है। हालांकि विपक्ष में भी वो नहीं रह पाए थे, ये हालत कर दी थी उनकी भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन ऐसे में राहुल गांधी पदयात्रा पर निकले, बड़ी मेहनत की उन्होंने अपनी, और जो अपनी पार्टी की तस्वीर बदल के रख दी, उसका उनको फायदा मिला। 99 सीटों पे इस बार कांग्रेस आई, और कांग्रेस में लगा कि राहुल गांधी जिनको कहते हैं कि उन्होंने अपनी पार्टी को फिर से जिंदा कर दिया, यानी कि टाइगर अभी जिंदा है। राहुल गांधी की इमेज में एक बड़ी तब्दीली आई है, जो पिछले 5-10 साल में रही है। जो पप्पू अप्पू उनको मीडिया ने बनाया था, अब वो तस्वीर बदल चुकी है। अब राहुल गांधी की एक दूसरा परसेप्शन उनके बारे में लोग कहते हैं। एक बात और रही कि इस बार मुद्दों में विपक्ष हावी रहा। हालांकि शुरुआत के जो 2 फेज हुए उसमें प्रधानमंत्री इस टाइप की बातें नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर जैसे ही चुनाव आगे बढ़ता है और एक कुछ मैसेज मिलता है, उसके बाद वो अलग से दूसरी लाइन पर चले जाते हैं। हिंदू और मुसलमान उनके भाषण का मुख्य मुद्दा हो जाता है। अगर भारतीय जनता पार्टी हारी और कांग्रेस आई तो मंदिर पे बुलडोजर चलवा देंगे, मंगलसूत्र छीन के ये मुसलमानों को दे देंगे, इस टाइप के भाषण जो है प्रधानमंत्री कह रहे थे। और वो भाजपा के भी कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। वो कह रहे थे कि उम्मीद नहीं थी कि प्रधानमंत्री इस तरीके की भाषा बोलेंगे, इस तरीके का भाषण देंगे, जो भी कारण रहा हो। लेकिन उनकी इस टाइप का जो भाषण था उसका असर होने के बजाय नुकसान ज़्यादा हुआ भारतीय जनता पार्टी को। युवा जो है बातें कर रहे थे कि नहीं, बेरोजगारी का मुद्दा बड़ा है, वो मुद्दा भी इसमें हावी रहा। यही कारण है कि इकरा हसन, पुष्पिन, सरोज जैसे जो युवा हैं, लंदन में पढ़ के आए थे, ये युवा लोग भी चुनाव जीतने में कामयाब हुए। यही नहीं, बाराबंकी से तनुष पुनिया है, IITians हैं, उन्होंने भी 2,15,000 के बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं उनको धाराशाही किया। अब हम उन सीटों की बात कर लेते हैं जिन सीटों पे हम लोगों ने कहा था कि इन सीटों पे जरूर समाजवादी पार्टी या कांग्रेस जीत सकती है, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। उनसे ज़्यादा सीटें आई हैं, 37 सीटें जो है वो सिर्फ समाजवादी पार्टी ने जीती हैं, 6 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं, और एक आज़ाद उम्मीदवार जो थे चंद्रशेखर, उन्होंने भी, ये ध्यान रखिए,
बीएसपी जहां बिल्कुल गोल हो गई है, बीएसपी का जो वोट प्रतिशत था, प्रभाव था, वो सब खत्म होता नजर आया है। उनका जो मतदाता था, जो उनका कैडर वोट था, वो भी शिफ्ट हुआ है इस बार गठबंधन के साथ। और ऐसे में चंद्रशेखर उदय हुआ है और चंद्रशेखर की उम्मीदें लगाई जा सकती है कि चंद्रशेखर आज़ाद आगे चल के एक बड़े नेता के तौर पे अपनी जगह बनाने में सफल हो सकते हैं। हमने जो पहले बात की थी, उन सीटों पे अगर बात की जाए तो सबसे पहले अयोध्या हम लोगों ने कहा था कि अयोध्या की सीट खतरे में है। इस बार लल्लू सिंह, जिनके खिलाफ बहुत ज़्यादा इनकम्बेंसी है, नुकसान उठाना पड़ सकता है। अवधेश प्रसाद वहाँ से जीत सकते हैं। बाराबंकी के राज्य मंत्री हैं यहाँ पे सतीश चंद्र शर्मा। दो जिम्मेदारी थी, एक तो दरियाबाद, उनका जो पुराना क्षेत्र है जहाँ के वो रहने वाले हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी थी, क्योंकि दरियाबाद विधानसभा जो है वो आती है अयोध्या के अंतर्गत, और वहाँ से भी वो हार गए हैं। इस विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। तो इस तरीके से जो हार हुई है अयोध्या में, फैजाबाद जो सीट कही जाती है उस पर, उसका एक बड़ा कारण है कि सतीश चंद्र शर्मा अपना क्षेत्र भी नहीं बचा पाए। बाराबंकी सीट पे तो बुरी तरीके से हारे हैं। सारे जो 5 विधानसभा लगती हैं, पांचों विधानसभा में हार का सामना करना पड़ा है। और ख़ासकर जो सदर विधानसभा है वहाँ से तो 67,000 से ज़्यादा मतों से हारे हैं। बड़ी हार का सामना करना पड़ा। कोई भी विधानसभा ऐसी नहीं रही जहां पर भाजपा अपनी इज्जत बचा पाती। बुरी तरीके से हारे हैं। तो सतीश चंद्र शर्मा राज्य मंत्री हैं, बाराबंकी के रहने वाले हैं, उनके ऊपर भी सवाल उठेंगे। मुरादाबाद की सीट रुचि वीरा यहां से चुनाव जीत सकती थी। रुचि वीरा चुनाव जीती हैं, पहली बार लड़ी थी। महिला और प्रत्याशी जो यहाँ पर जीत के गए, 7 प्रत्याशी जो जीते हैं उत्तर प्रदेश से, उसमें रुचि वीरा भी शामिल है। अमेठी की बात कर ले, पड़ोस की सीट है बाराबंकी की। जोरदार वापसी की है कांग्रेस ने। कांग्रेस का ये गढ़ रहा है, कांग्रेस को यहाँ पे बड़ी सफलता मिली। आप यहाँ पे देखिए, स्मृति ईरानी वो योजना ही नहीं समझ पाई, वो जमीन पे समझ ही नहीं पाई। कांग्रेस चुपचाप तैयारी करा रही थी पिछले 1-2 साल से केएल शर्मा से। केएल शर्मा जमीनी यूं भी आदमी हैं, 40 साल से जुड़े हैं गांधी परिवार से। लोगों के बीच में उनका उठना बैठना था, कार्यकर्ताओं से लगातार मिलना था। जो अमेठी की जो चौराहे हैं वहाँ पे वो उठते बैठते थे। कांग्रेस ने गेम खेला, आखिरी वक्त तक सस्पेंस रखा और आखिरी वक्त में वो केएल शर्मा को लेके आए। स्मृति ईरानी ने मजाक उड़ाया, हाथ उड़ाया और कहा कि अब ये दिन आ गए हैं कि कांग्रेस अपने नौकर को उतार रही है चुनाव में। ये बात जनता को पसंद नहीं आई, क्योंकि केएल शर्मा, पंडित जी जो है वहाँ पे पंडित जी के नाम से मशहूर हैं, एक ज़मीनी आदमी हैं और लोगों को यहीं से दूसरी चीज़, स्मृति ईरानी कुछ ही लोगों से मिलती थी। उनके जो सचिव हैं वो कुछ लोगों से मिलने देते थे, चाहे वो अमेठी हो चाहे दिल्ली, हर कोई वो नहीं मिल सकता था। कार्यकर्ता, पुराना कार्यकर्ता, वो बहुत दूर रहा स्मृति ईरानी से। यही वजह है कि वो भाप नहीं पाई। 1.69 लाख के बड़े मार्जिन से चुनाव हारी हैं स्मृति ईरानी। रायबरेली से राहुल गांधी, जैसे उन्होंने पर्चा भरा था उनकी जीत तय हो गई थी। हम लोग कह भी रहे थे राहुल गांधी वहां से चुनाव जीते हैं। सीतापुर से लगातार हम लोग कह रहे थे, हमारे पिछले वीडियो देखिए, हम लोग कह रहे थे कि यहाँ से हार जाएंगे भाजपा के प्रत्याशी राकेश वर्मा, और वही हुआ कि उनको करारी हार का सामना करना पड़ा। तो राजेश वर्मा सीतापुर से हारे, राकेश राठौर ने उनको करारी हार दी। इसके साथ एक और सीट जिस पे हम लोग बात करेंगे वो है लखीमपुर खीरी की सीट। उत्कर्ष वर्मा ने हराया है यहाँ पे। अजय मिश्रा टेनी उनको हराया है। अजय मिश्रा जो है, पिछली बार उनके लड़के ने रौन दिया था किसानों को अपनी गाड़ी से। उसके बाद जो 2022 का चुनाव हुआ था उसमें सभी सीटें जीती थी वहाँ भाजपा ने। तो लग रहा था कि अजय टेनी यहाँ से नहीं हारेंगे। ये गलतफहमी हो गई थी भारतीय जनता पार्टी को। उनके ऊपर मुकदमा भी चल रहा है, हत्या का एक मामला है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद अनसुनी की कार्यकर्ताओं की भारतीय जनता पार्टी ने अजय टेनी को एक बार फिर मैदान में उतारा और चित हो गए, वहाँ से वो हार गए। सहारनपुर सीट, सहारनपुर से ये खेल हो रहा था कि बीएसपी ने मुस्लिम कैंडिडेट दे दिया है इसलिए हार सकते हैं, बिल्कुल नहीं हुआ। दलित मुस्लिम का जो वहाँ पे कॉम्बिनेशन बैठा, इमरान मसूद ने एक बड़ी जीत हासिल की। कैराना में इकरा हसन की जीत पहले भी कही जा रही थी, हालांकि जब मतगणना चल रही थी तो बीच में कुछ देर के लिए फंसी थी, लेकिन इकरा हसन चुनाव जीत गई हैं। उनके भाई को जब जेल हुई थी उसके बाद राजनीति में उतरना पड़ा था इकरा हसन को, लेकिन इकरा हसन ने फिर जो मेहनत की, लोगों से वो मिली, लोकप्रियता हासिल कर ली, खासकर महिलाओं में,
किसी भी धर्म की महिलाएं हैं वो इकरा हसन को बहुत पसंद करती थी और इकरा हसन को फायदा मिला और समाजवादी पार्टी की साइकिल वहां पर दौड़ी। नगीना की सीट हमने पहले भी कहा था, पुराना वीडियो देखिए कि चंद्रशेखर आज़ादी यहाँ से चुनाव जीतेंगे। वहां पे उनकी बहुत लोकप्रियता थी और लोकप्रियता का फायदा हुआ। बीएसपी के डाउन होने के बाद लोगों को उम्मीद है कि ये ऐसा नेता है जो आगे चलकर दलितों के बड़े नेता के तौर पर स्थापित हो सकते हैं। इसका पूरा फायदा मिला चंद्रशेखर को। संभल की सीट हम लोगों ने कहा था कि यहाँ पे जियाउर रहमान बर्क चुनाव जीतेंगे और वो जीते भी। फिरोजाबाद में अक्षय यादव तय थे और अक्षय यादव ने आराम से ये सीट निकाल ली। बदायूं भी हम लोगों की लिस्ट में शामिल थी कि आदित्य यादव यहाँ से चुनाव जीत लेंगे। मोहनलालगंज आर.के. चौधरी ने चुनाव जीत लिया है। कौशल किशोर, कौशल नहीं चल पाया यहाँ कौशल का और उनको हार का सामना करना पड़ा। लगातार हम लोग ये कह रहे थे कि ये सीट फंसी हुई है, कौशल किशोर यहाँ से केंद्रीय मंत्री चुनाव हार सकते हैं। कन्नौज भी हमारे उसमें शामिल थी कि कन्नौज से तो अखिलेश यादव चुनाव जीतेंगे, वही हुआ। इस बार बहुत आसानी के साथ उन्होंने और उनकी जो धर्मपत्नी है डिम्पल, उन्होंने मैनपुरी से चुनाव जीत लिया। श्रावस्ती राम शिरोमणि वर्मा शुरू से ही एक बार उनका भी चला था कि मामला कि उनका टिकट कट के बदला जाएगा, लेकिन आखिर में उन पर भरोसा जिताया अखिलेश वर्मा ने और उन्होंने अपने उस भरोसे को सही भी साबित किया। आजमगढ़ धर्मेंद्र यादव जीतते दिख रहे थे और वो जीते भी। निरहुआ इस बार चुनाव में कहीं भी नहीं टिक पाए क्योंकि गुड्डू जमाली जैसा बड़ा फैक्टर इस बार नहीं था। घोसी में भी हमने कहा था अरविंद राजभर चुनाव हार रहे हैं और हार गए, वो नहीं चल पाया। बड़ी बड़ी बातें, आप थाने पे जाइए तो थानेदार जो है कार्यकर्ता में चेहरा देखेगा ओम प्रकाश राजभर का, ये सब बातें नहीं चली। बड़ी हार का सामना करना पड़ा घोसी में। बलिया में सनातन का जादू चला। जब वहां पे अमित शाह गए थे और नारद राय ने पलटी मारी थी, तब भी हम लोगों ने कहा था कि राय वोटर तो जो पहले भी भाजपा में था वो भाजपा को ही मिलेगा, उनके जाने से बड़ा फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। सनातन पांडे जो कि पिछली बार बहुत कम वोटों से हारे थे, लग रहा था कि इस बार जीत उनकी निश्चित है और वही हुआ। जौनपुर में कृपा शंकर सिंह ने सारे घोड़े खोल लिए। अमित शाह ने उनको चुनाव जिताने के लिए सारे प्रयास कर लिए और यहाँ तक कि धनंजय सिंह को बार बार जो है उनके ऊपर दबाव प्रेशर डाला गया, उनको साथ लिया गया, लेकिन वो प्रभाव नहीं चल पाया और यहाँ से भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। बाबू सिंह कुशवाहा एक बड़ा नाम थे, पुराने नेता थे और बाबू सिंह कुशवाहा को इसका फायदा मिला। गाजीपुर कहा था कि यहाँ से अफजाल अंसारी का वो जो प्रभाव है वो कम नहीं हुआ है। हम लोग कह रहे थे कि यहाँ पे तगड़ी लड़ाई होगी। पारसनाथ राय जो कि गवर्नर जो इस वक्त जम्मू एंड कश्मीर के हैं, उनकी तरफदारी पे, उनकी पैरवी पे टिकट पाए थे। पारसनाथ राय ने भी बहुत तगड़ा चुनाव लड़ा, लेकिन अफजाल अंसारी, और जो कहा जा रहा था कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पहला चुनाव है, लोगों में उनका प्रभाव है कि नहीं इस चुनाव में देखने को मिलेगा, लेकिन प्रभाव दिखा मुख्तार अंसारी का, उनके परिवार के प्रति लोगों की आस्था दिखी और पारसनाथ यहाँ से चुनाव हारे। चंदौली भी महेंद्र पांडे की सीट फंसी हुई थी। हम लोग कह रहे थे, लगातार कह रहे थे कि सीट फंसी हुई है और वही हुआ कि एक और केंद्रीय मंत्री यहाँ पे ढेर हो गए। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के महेंद्र नाथ पांडे पिछला चुनाव भी 14,000 से जीते थे। बहुत करीबी लड़ाई के बाद ये जीत पाए थे, लेकिन इस बार वो हार गए। तो ये वो सीटें थी। हालांकि सपा 37 सीटें जीती, 6 कांग्रेस जीती, लेकिन ये वो सीटें हैं जहां हम लोग लगातार कहते चले आ रहे थे कि इन सीटों पे भाजपा को नुकसान उठाना पड़ सकता है कैंडिडेट की वजह से। एक और बहुत महत्वपूर्ण सीट, जी हाँ, बात करेंगे इलाहाबाद। 40 साल बाद यहाँ वापसी हुई कांग्रेस की। 40 साल पहले यानी कि 1984 में अमिताभ बच्चन यहाँ से चुनाव जीते थे। उन्होंने बड़े कद्दावर नेता हेमवती नंदन बहुगुणा को हराया था। उसके बाद से लाल बहादुर शास्त्री की इस सीट पे कांग्रेस को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ रहा था। 40 साल बाद वापसी कराई है रेवती रमण सिंह के बेटे उज्ज्वल रमण सिंह ने बार, और हराया भी किसको है, पूर्व जो विधानसभा अध्यक्ष है केसरीनाथ त्रिपाठी, उनके बेटे नीरज त्रिपाठी को हरा के सीट जीती है। ये सीट भी बड़ी चौंकाने वाली थी। इलाहाबाद से ये जो जीत मिली है कांग्रेस को, ये बहुत ही चौंकाने वाली जीत है। अच्छा, बाहुबलियों की भी बात कर ली जाए। जब इतनी सारी बातें हुई हैं तो बाहुबलियों में कौन कामयाब रहा कौन नहीं। राजा भैया कामयाब हुए हैं। राजा भैया जो इस बार नाराज से बीजेपी से, अमित शाह ने उनसे 2 मुलाकातें की थी, लेकिन उन्होंने इस चुनाव में शांत रहने का फैसला किया था, क्योंकि
पिछली बार राज्यसभा में राजा भैया का बड़ा अहम रोल था, उसके बावजूद राजा भैया को वेटेज नहीं दिए गए थे, जिससे वो नाराज थे। उन्होंने पहले एक भाषण में कहा था कि जो जहां भी वोट देना चाहता है, स्वतंत्र है, वो दे ले। उसे लोग समझ गए थे कि इस बार राजा भैया भाजपा के साथ तो नहीं है। लेकिन उसके बाद जब इंद्र सरोज के ऊपर मुकदमा कायम हुआ, उन्होंने कहा था कि ये गलत मुकदमा है, वापस लेना चाहिए, तो लोग मंशा समझ गए कि राजा भैया की मंशा कहाँ है। उनका जो झुकाव था, जो दूरियां जो खत्म हुई थी उनकी अखिलेश यादव से, तो भाग गए थे मतदाता उनकी मंशा। उसके बाद दो असर दिखा उनकी, दोनों जो सीटें हैं प्रतापगढ़ और कौशाम्बी की सीट पे, उस पर सीधे सीधे असर दिखा, और उस असर का ही नतीजा था इस चुनाव में राजा भैया फैक्टर चला। कैसरगंज में भी दबदबा कायम रहा। एक वक्त कहा जा रहा था कि कैसरगंज की सीट हार सकते हैं, लेकिन दबदबा यहाँ पे कायम था ब्रजभूषण सिंह का। उनके बेटे करण भूषण सिंह चुनाव जीत गए हैं। कैसे जीते हैं ये सब बातें आप करना बेईमानी है, लेकिन उनका दबदबा है। उन्होंने सिस्टम बनाया, लोगों से मिले, और लोगों में हमदर्दी है उनके प्रति, क्योंकि वो लोगों की बात उठाते रहते हैं मौके मौके पे। ब्रजभूषण शरण सिंह ने चुनाव जीत लिया है, जीते करण है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि ये ब्रजभूषण शरण सिंह का ही चुनाव था और उन्होंने जबरदस्त अपने प्रभाव के चलते सीट जीत ली है। एक और बाहुबली की हम बात कर ही चुके हैं, मुख्तार अंसारी के जाने के बाद भी उनका जो असर था, उनके प्रति लोगों की जो सोच थी, उसका नतीजा है कि अफजाल अंसारी चुनाव जीत गए। धनंजय सिंह का प्रभाव नहीं चल पाया, हालांकि भाजपा इसीलिए लेके आई थी कि धनंजय सिंह का असर रहेगा, लेकिन उन्होंने, क्योंकि खुद जो है उनकी बीवी चुनाव लड़ रही थी, बसपा से टिकट मिला, टिकट वापस हुआ, जेल गए, जेल से छूटे, बड़ा ये जो नाटकीय क्रम रहा, इसकी वजह से वो प्रभाव नहीं डाल पाए धनंजय सिंह जो डाल सकते थे। हाँ, एक और दबदबा देखने को मिला सुल्तानपुर में। सोनू सिंह जो कि बसपा से 2 बार चुनाव लड़े थे और पिछली बार तो बड़े करीबी वोटों से हारे थे, मेनका गांधी थे, इस बार वो सपा में आ गए। सपा में आए तो रामबुआल निषाद जो कि सपा के प्रत्याशी थे, उनके साथ रहे और उनका दबदबा दिखा, और यहाँ से मेनका गांधी चुनाव हारे। तो अंत में चलते चलते उनके बारे में भी चर्चा कर ली जाए, जो कि बहुत बड़े नाम थे, मंत्री थे और चुनाव अपना हार गए। उनमें स्मृति ईरानी हारी हैं, यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी के अमेठी में तुलसी थी वो मुरझा गई। भानु प्रताप जालौन से हार गए, बड़ा चेहरा थे भारतीय जनता पार्टी का। महेंद्र नाथ पांडे चंदौली केंद्रीय मंत्री चुनाव हारे। अजय मिस्टेनी केंद्रीय मंत्री चुनाव हारे। कौशल किशोर मोहनलालगंज बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी का। संजीव बालियान मुजफ्फरनगर से, जी हाँ, संजीव बालियान की बात हो रही थी कि संजीव बालियान और संगीत सोम का जो फैक्टर है वो नुकसान करेगा। बिल्कुल इस फैक्टर ने नुकसान पहुंचाया। छत्रियों की नाराजगी भारी पड़ी वहां पे जो पंचायतें हुई थी, और संजीव बालियान जैसा बड़ा नेता चुनाव हारा। फतेहपुर से निरंजन ज्योति बड़ा चेहरा थी भारतीय जनता पार्टी की, मुखर थी बहुत ज़्यादा, उनके जो भाषण होते थे वो बहुत हिंदुत्व के मुद्दों पे होते थे, लेकिन निरंजन ज्योति चुनाव हार गईं। और अंत में एक और बड़ा चेहरा, जी हाँ, सुल्तानपुर से मेनका गांधी। मेनका गांधी का हारना भी चौंकाने वाला है। तो ये थे बहुत सारे मुद्दे जिनके ऊपर हमने तबसरा किया, आपसे बातचीत की, और हमने बताया कि पिछले चुनाव के दौरान जो हम लोग लगातार खबरें कर रहे थे वो क्या थी। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।